बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 14 शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन 13 देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपने अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशंस हैं वो बर वक्त मिल सकें। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मौजूद है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, इस इक्वेशन में हम इस जगह पर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डबल एंगल यूज़ हो रहा है और इस जगह पर सिंगल एंगल यूज़ हो रहा है। तो इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ किया है। ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, sin 2x इक्वल होता है 2 sin x cos x के। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो रकम बन गई है हमारे पास वो ये है। अब इसमें से आप देखें तो ये sin x कॉमन आ सकता है, तो sin x को हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब दो फैक्टर बन गए हैं, फैक्टराइजेशन हो गई है। इनको हम अलग अलग लिख लेंगे। अलग अलग लिखने के बाद इनको फिर हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे। ठीक है जी, इनको हमने सबसे पहले अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने अलग अलग लिख लिया है। sin x इक्वल टू 0 और 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद इनके हमारे पास दो केसेस बन गए। फर्स्ट केस हमने ले लिया sin x इक्वल टू 0। यहाँ से अब ये sin की वैल्यू 0 किसी क्वाड्रेंट में नहीं होती, बल्कि एक्सिस के ऊपर होती है। और जब एक्सिस पर होते हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं विदाउट गोइंग इनटू क्वाड्रेंट टेक्निक। तो यहाँ पर फिर हमने साइन को राइट साइड पे ले गए, तो साइन का इन्वर्स हो गया। और साइन 0 कहाँ होता है, n पाई के ऊपर, यानी कि पाई के जो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं वहाँ पर साइन 0 हो जाता है। x हमारे पास n पाई के इक्वल हो गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहला केस हमने सॉल्व कर लिया। इस पहले केस के बाद अब हम लेंगे सेकंड केस। इस सेकंड केस में ये सेकंड इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमने cos x की वैल्यू फाइंड की, वो -1/2 है। और cos माइनस कहाँ होता है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में और फोर्थ में, सॉरी थर्ड में। सेकंड में और थर्ड में cos जो है वो नेगेटिव होता है। और ये वैल्यू जो है 1/2 किस एंगल पर होती है, किस एंगल के लिए cos की वैल्यू 1/2 होती है। ये वैल्यूज़ वो हैं जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये cos 60 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। और 60 डिग्रीज को हम π/3 कहते हैं ना रेडियन में। तो ये हमारे पास हो गया, यानी कि cos, सबसे पहले हमने क्या बात नोट करनी है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और फिर इसके साथ जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू किस एंगल पर होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव है, फंक्शन cos है। cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो वैल्यू है ये किस एंगल पर आती है, 60 डिग्रीज पर। 60 डिग्रीज को हम कहते हैं π/3। तो हम क्वाड्रेंट 2 और 3 के मुताबिक वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। क्वाड्रेंट 2 में एंगल को हम क्या लिखते हैं, π-θ। तो ये π-θ ये हो गया। जिसको आपने सॉल्व किया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2 π/3। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। 2 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख
और अब क्योंकि पीरियड जो है cos x का 2 पाई है, तो जनरल वैल्यू हम cos x की क्या लिखेंगे कि ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है इसको हमने इसमें ऐड कर देना, किसमें 2n पाई में, 2n पाई में हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास जनरल वैल्यू आ गई। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हो गई है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे लिखते हैं, पाई प्लस थीटा, तो ये पाई प्लस थीटा हो गया। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4 पाई बाय 3। अब कास का जो पीरियड है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। तो जनरल वैल्यू अब हम लिखेंगे कास की, जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो वैल्यू आ गई, प्लस पीरियड जो होता है, पीरियड को हम n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो ये आ गया 2n पाई। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी हमने तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो इसका मतलब अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो जब हमने सॉल्यूशन सेट लिखा, ये फर्स्ट केस में हमारी वैल्यू थी, ये सेकंड केस की फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड केस की सेकंड वैल्यू है। इन सब को हमने इकट्ठा लिख दिया यूनियन के थ्रू। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 13 कंप्लीट हो गया। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन में कि फंक्शन में हमारे पास जो एंगल्स यूज हो रहे हैं वो सारे जो है डिफरेंट हैं। इनको सिंगल एंगल होना चाहिए, सिंपल एंगल होना चाहिए। तो नॉर्मली इसको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो इस जगह पर सिर्फ x होना चाहिए, जहाँ पर हमें 2x 3x 4x नज़र आ रहा है, या एक ही हो, या तो सारे 2x हों या सारे 3x हों या सारे 4x हों। इस तरह हम कोशिश करते हैं इनको सिंगल एंगल में चेंज करने की। तो ये शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर जो रकम हमारे पास मौजूद है इस जगह हम फार्मूला लगा देंगे। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम। साइन p माइनस साइन q इक्वल होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इस जगह अगर माइनस हो, दोनों साइन हो फंक्शन लेफ़्ट साइड पर और ये दरमियान में माइनस हो, तो पहले काज आता है फिर साइन आता है। और अगर प्लस हो तो पहले साइन आएगा फिर काज आएगा। ये आपने याद रखनी है बात। अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास नई रकम जो है वो ये बन जाएगी। यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं ये p प्लस ये q ओवर 2, इसी तरह ये p माइनस q ओवर 2। अब इसको सिंप्लीफाई किया और इस राइट साइड वाली रकम को लेफ़्ट साइड पर ले गए। इसके बाद ये रकम हमारे पास आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम cos 3x जो है उसको कॉमन ले सकते हैं। cos 3x को हमने कॉमन ले लिया। अब दो फैक्टर्स बन गए हैं, तो दोनों फैक्टर्स को हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो इसका मतलब अब हमारे पास दो केस बन गए हैं। अब इन दोनों केसेस को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो केस 1 के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और cos 0 जो होता है, cos की वैल्यू 0 जो है ये एक्सिस के ऊपर होती है, तो इसलिए क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं होगा। तो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। cos को राइट पर शिफ्ट किया, cos इनवर्स हो गया। cos की वैल्यू 0 किस एंगल पर होती है, π/2 पर होती है और 3π/2 पर होती है। तो वही हमने लिखा π/2 और 3π/2। अब जनरल वैल्यू लिखने के लिए हम पीरियड का जिक्र करते हैं। तो cos x का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो जनरल वैल्यू में क्या होगा, 2 पाई को n से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास जनरल वैल्यू आ गई। और जो भी एंगल था 3x एंगल था, तो हमने यहाँ पर 3x लिखा है। तो अब यहाँ पर गलती करते हैं x लिख देते हैं। तो ये ख्याल करना है आपने
तो ये फर्स्ट वैल्यू प्लस पीरियड आ गया एंड के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद सॉरी, इसके बाद ये दूसरी वैल्यू आ गई 3π/2, ठीक है जी, और वही 2n/7 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास है 3x, हमारे पास होना चाहिए x, तो अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड पर 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये रकम आ जाएगी हमारे पास, ये फर्स्ट वैल्यू के लिए आ गई और ये सेकंड वैल्यू के लिए आ गई। तो फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में ये इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से sin x 1/2 के बराबर आ गया, पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने देखना फंक्शन हमारे पास कौन सा है, साइन। तो साइन फंक्शन पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो ये फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, और 1/2 किस एंगल पर होता है, 30 डिग्रीज पर, यानी कि π/6 पर। तो अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के मुताबिक साइन की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिंपल x जो होता है वो थीटा के इक्वल होता है, वो हमने लिख लिया। अब पीरियड 2π है, 2π को n से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जनरल वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया। वैल्यू जो फाइंड की थी उसमें n π को ऐड कर दिया, ठीक है जी, 2n π ऐड हो गया। अब सेकंड वैल्यू के लिए, सेकंड वैल्यू जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे लिखते हैं, π-θ, तो ये π-θ हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया आपने तो आपके पास वैल्यू आ गई 5π/6। अब आपने क्या करना है, पीरियड जो है हमारे पास वो x है, सॉरी 2π है, और 2π को n से मल्टीप्लाई करके हमने जनरल वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर आएगा 5π/6, तो यहाँ 5 में लिखना भूल गया था, अब लिख रहा हूँ। तो यहाँ क्या आएगा 5π/6। तो यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो सॉल्यूशन सेट में फर्स्ट केस के मुताबिक ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, फिर ये सेकंड वैल्यू आ गई फर्स्ट केस की, उसके बाद ये सेकंड केस की फर्स्ट वैल्यू आ गई है, सेकंड केस की सेकंड वैल्यू आ गई है। तमाम वैल्यूज़ को हम यूनियन के साइन के ज़रिए इकट्ठा करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब सेट्स हमने लिखे हुए हैं। सेट्स को कंबाइन करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हम यूनियन का साइन यूज़ करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। तो इसमें भी आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर एंगल है 5x, यहाँ पर है 3x, यहाँ पर है x। तो अब हमने इनको इकट्ठा करना है, एक जैसा एंगल बनाने की कोशिश करनी है ताकि सॉल्व कर सकें हम। तो हम सबसे पहले तो ये है कि इस रकम को, काज वाली को इस काज वाली रकम के साथ कंबाइन करेंगे, इन दोनों रकमों को कंबाइन करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या है कि इसको हम इधर राइट साइड पे ले जाएं ताकि दोनों काज वाली रकमें कंबाइन हो जाएं, क्योंकि बड़ा एंगल जो है वो राइट साइड पर मौजूद है। तो मैं कहा करता हूँ कि अदब का तकाजा ये है कि जो छोटे होते हैं वो बड़ों की तरफ जाते हैं, छोटे चल के जाते हैं बड़ों के पास, ना कि बड़े छोटों के पास आते हैं। तो यही रूल यहाँ पर अप्लाई किया मैंने, छोटा एंगल चल कर बड़े एंगल के पास जा रहा है। तो ये फंक्शन 2 बन गए, ठीक है जी, दोनों काज हैं, दरमियान में माइनस है। तो उसके लिए ये फार्मूला है जो आपको याद होगा, याद नहीं है तो याद कर लें। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। काज दोनों हैं, दरमियान में माइनस है, तो राइट साइड पर दोनों साइन आते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता है इस जगह तो राइट साइड पर दोनों काज आते हैं। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये रकम बन गई है जी हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर दी, क्योंकि ये नेगेटिव थी ना, इसको हम राइट साइड पे ले आए।
तो साइन एक्स के साथ मिलने के बाद ये चीज़ बन गई है। अब आप यहाँ से साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे। साइन एक्स को कॉमन लिया आपने, उसके बाद दो फैक्टर बन गए, दोनों को अलग अलग लिख लिया। तो अब दो केसेस बन गए हैं। फर्स्ट केस को अलग सॉल्व करेंगे और सेकंड केस को अलग सॉल्व करेंगे। तो केस वन में साइन एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब ये वैल्यू साइन 0 किसी एंगल क्वाड्रेंट में नहीं होता बल्कि एक्सिस पर होता है, और आपको पता है एक्सिस की वैल्यू हम डायरेक्ट निकालते हैं। साइन को शिफ्ट किया दूसरा इन्वर्स हो गया। साइन 0 कहाँ होता है, एन पाई पर होता है। तो ये फर्स्ट केस के मुताबिक वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद ये सेकंड केस लिया हमने, यहाँ से इसको सॉल्व किया तो साइन 4x माइनस 1/2 के बराबर आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये हमने देखनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके साथ आप देख रहे हैं नेगेटिव का साइन लगा हुआ है। साइन है तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है, π/6 पर। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है जी। तो अब जो है क्वाड्रेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 और 4। तो क्वाड्रेंट 3 में एंगल कैसे लिखते हैं हम, π+θ। तो ये π+θ हमने लिखा, और एंगल हमारे पास 4x था, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हमने 4x लिखा। और ऐसा करने के बाद वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास फंक्शन था साइन के पीरियड 2π होता है, वो लिख दिया। अब हमने जो वैल्यू फाइंड की है उसको 2π को n से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास जनरल वैल्यू आ गई है, और यहाँ पर ये 4x हमने लिखा, ये वैल्यू हमने फाइंड की थी, इसमें हमने 2π को n से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। अब हमें चाहिए, यहाँ 4x है, हमें चाहिए x, तो 4 से डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट वैल्यू के मुताबिक जनरल वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब सेकंड वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखते हैं हम, 2π-θ। तो वो लिखा, सिंप्लीफाई कर लिया तो ये वैल्यू आ गई है। पीरियड 2π है, तो अब हमने वही वैल्यू को 2π को n से मल्टीप्लाई किया और उसमें वैल्यू में ऐड कर दिया, ठीक है जी। तब यहाँ पर वही 4x लिखा, क्योंकि गिवन एंगल 4x है, हमें x चाहिए, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। ये फर्स्ट केस के मुताबिक वैल्यू है, ये सेकंड केस के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड केस के मुताबिक सेकंड वैल्यू है। उनको इकट्ठा करके लिख दिया, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 16। इस क्वेश्चन में ये हमारे पास आप देखें फंक्शन साइन दिया हुआ है, लेकिन एंगल्स डिफरेंट हैं। तो इसको हम फार्मूला लगाएंगे पहले, ताकि एंगल सेम किए जा सके। तो अब क्या होगा, आपके सामने सूरत हाल है ना, ये क्वेश्चन लिखी हुई है, तो इस जगह पर हम फार्मूला लगा सकते हैं। दोनों साइन हैं, दरमियान में प्लस है, तो जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, राइट साइड पर पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला यूज़ होगा। इस फार्मूला को अप्लाई करने के बाद ये रकम हमारे पास आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये इक्वेशन बन गई है। अब आपके पास साइन 2x कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लिया। उसके बाद आप देखें यहाँ पर दो फैक्टर बन गए हैं, तो दोनों फैक्टर्स को आप अलग अलग लिख सकते हैं, वो लिख लिया। अब पहला केस और दूसरा केस अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ये केस आपने पहला केस लेंगे, ये साइन 2x इक्वल टू 0, साइन की वैल्यू 0 आपको पता है किसी क्वाड्रेंट में नहीं होती बल्कि कहाँ होती है, एक्सिस के ऊपर, और ये एक्सिस वाली वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं। तो ये हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट।
तो n पाई पर साइन 0 होता है, वो हमने ले लिया। अब लेफ़्ट साइड पर है 2x, हमारे पास क्या होना चाहिए, x, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये फर्स्ट केस हमारा हो गया। अब सेकंड केस के मुताबिक हमने इक्वेशन ले ली, cos x की वैल्यू -1/2 आ गई है। अब cos की वैल्यू नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव किस एंगल पर होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है, पहले तो क्वाड्रेंट का जिक्र करते हैं हम। cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। और 1/2 वैल्यू किस एंगल पर होती है, 60 डिग्रीज पर। तो cos x जो है हमारे पास आ गया π/3। तो अब ये भी हमारा जनरल वैल्यू आ गई है, मतलब रेफरेंस एंगल के मुताबिक। अब इसकी मदद से हम क्वाड्रेंट के लिहाज से वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फिर जनरल वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो ये क्वाड्रेंट 2 में, पहला क्वाड्रेंट हमारे पास 2 है, क्वाड्रेंट 2 में एंगल कैसे लिखते हैं हम, π-θ। तो ये π-θ लिखा हुआ है, देखें, इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, तो ये वैल्यू फाइंड कर ली है। अब साइन हमारे पास जो फंक्शन है वो cos है, cos का पीरियड 2π होता है, तो जनरल वैल्यू क्या आ जाएगी, जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो आ गई है, प्लस हम क्या करते होते हैं, पीरियड को n से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो पीरियड 2π था, n से मल्टीप्लाई होने के बाद 2nπ बन गया, और ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू के मुताबिक जनरल वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखते हैं हम, π+θ। तो वो लिखा, सिंप्लीफाई किया, पीरियड वही 2π है, जनरल वैल्यू लिख ली, वैल्यू को 2nπ में ऐड कर दिया, तो ये जनरल वैल्यू आ गई, तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी उन सब को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ है और वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। इसमें मुझे लगता है कि पहली वैल्यू गलत लिखी है, इसको मैं चेक कर लूँ। sin 2x ये n/2 आ गया, ठीक है जी। फिर ये आ गया है सेकंड के मुताबिक 2π/3 वाली आ गई, 4/3 वाली आ गई। ये वैल्यू जो है इसमें एक्स्ट्रा लिखी हुई है, बाकी जो है सॉल्यूशन सेट है, तो इसको आप सही कर लेंगे। ये फर्स्ट केस के मुताबिक वैल्यू आई थी और ये वैल्यू जो है सेकंड केस के मुताबिक आई थी, तो ये वैल्यू जो है गलत लिखी गई है, इसको आप चेक कर लेंगे, सही कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अब इंशाअल्लाह ताला अब हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो इसको आप अच्छी तरह देख लेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, और प्रॉब्लम जो है उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।